ठीक है। राव खालिद साहब, एक टैक्टिक होता है दबाव डालने का, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सामने आ जाती हैं या फिर अगवा जिस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं, वो एक टैक्टिक होता है। दूसरा हॉर्स ट्रेडिंग का मामला होता है। वासिफ अली ज़रदारी की स्टेटमेंट को अगर इससे लिंक कर दिया जाए, क्या आपको लगता है ज़रदारी साहब कोई ऐसा जादू चला पाएंगे अपना जिससे PTI के कारकुनान को वो तोड़ पाएँ और पीपल्स पार्टी फिर अपने तरीके से इसको करे परसों? देखिए, सियासी जादूगर अगर वो होते या सियासी जादूगरों का काम चल रहा होता तो 8 फरवरी के रिज़ल्ट वो ना आते जो आए थे। इसलिए सियासी जादूगरी जो है इसको तो नहीं कहा जा सकता। ये तो एक कह ले कि गैर जमहूरी टैक्टिक्स हैं और गैर जमहूरी तरीके हैं, गैर सियासी तरीके हैं जिससे ये सारे मामलात को चलाने की कोशिश की जा रही है 8 फरवरी के बाद से। उससे पहले भी सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं थी। पहले मैं जिक्र कर दूं, जो साहबजादा अमीर सुल्तान जिनका जिक्र आ रहा है NA 110 से हैं, ये मेरे आबाई जो घर है वो उसमें आते हैं। इनके वालिद साहबजादा नज़ीर सुल्तान MNA रहे, इनके ताया सेनेटर रहे और इनके एक ताया बहुत ऑनेस्ट और बड़े अपराइट ब्यूरोक्रेट रहे। तो ये बड़ी एक सुल्तान बाहू के गद्दी नशीन है और बड़ी कह ले रिस्पेक्टेबल फैमिली है और बड़े अपराइट किस्म के लोग हैं और कोई हैंकी फैंकी करने वाले ये नहीं है। और दूसरी बात यह कि ये इनकी साहबजादा अमीर सुल्तान की शादी जिस घर में हुई है वो पीपल्स पार्टी के बड़े ब्लू आइड हैं सारे। अच्छा। जब ये तोड़ फोड़ हो रही थी, मुझे ज़ाती तौर पे पता है, इनको बड़ा प्रेशर डाला गया कि आप पीपल्स पार्टी में आ जाएं। तो ये नहीं गए थे उस वक्त, जिस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी हो रही थी और सारा गिरफ्तारियाँ वगैरह हो रही थी। तो अब अगर उनको ये कोशिश की जाएगी, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोशिश कामयाब होगी। सिवाय इसके कि जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं, जो भी हैं, वो उनको मज़ीद शर्मिंदगी उठानी पड़े या और मज़ीद वो मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलें और ज़्यादा। मैंने कल इस फैसले के फ़ौरन बाद जो हमने प्रोग्राम किया था, मैंने उसमें ख़दशे का इजहार किया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला एमिकेबली इम्प्लीमेंट होता है तो ठीक है, अगर ना हुआ तो उससे मसाइल बहुत बढ़ेंगे। और मेरा ख्याल है कि हम उसी तरफ जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के बारे में जो ख़बरें हैं कि वो अपनी कुछ तावीलें देने की कोशिश कर रहे हैं और शायद वो मज़ीद भी करें कुछ ना कुछ। उसके बाद एक ख़बर ये भी आ रही है, जो भोंपू हैं सरकार के, वो ये कह रहे हैं कि जनाब स्पीकर जो है उसके पास बड़े इख्तियारात हैं और जब स्पीकर के पास ये सारे आएंगे केसेस वगैरह के जी ये इस पार्टी में आ गए हैं, तो स्पीकर क्योंकि पार्लियामेंट जो है ना वो अदलिया के इख्तियार से बाहर चली जाती है, तो वहाँ पे वो फिर सारा कुछ वो मैनेज हो जाएगा। करने का मामला भी आ रहा है ना सामने। तो जी वो वही वो उसी तरह जो भी कानूनी उसमें वो मुशगाफियाँ करेंगे, तो वो तो कासिम सूरी ने भी की थी आर्टिकल 5 के तहत। उसका क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा के रख दिया था। अगर दायरा इख्तियार से बाहर थी तो वो तो PMLN के फेवर में गई थी और पीपल्स पार्टी के फेवर में गई थी। तो अभी मुझे लग ये रहा है, जो मंजरनामा बन रहा है कि PDM 1 जो थी उसने जिस तरह जजों को फ्लोर ऑफ द हाउस से धमकियां दी और जिस तरह से गुफ्तगू होती रही जजों के बारे में, सारी पार्टीज ने की, पीपल्स पार्टी समेत सारी जमातों ने की। अब ये PDM 2 जो है वो लगता है अदलिया के खिलाफ वर्ल्ड वार 2 शुरू करने जा रही है। ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी मुझे लग रहा है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह की हो रही है वहाँ से फिर ये होगा। और ये सारा जो प्रोसेस है इससे वो अदम इस्तेहकाम को, सियासी अदम इस्तेहकाम को जला मिलेगी, जला बख्शी जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आप कोई उम्मीद ना रखें। मैं सच्ची बात है, मैं ज़ाती तौर पे बहुत मायूस होता जा रहा हूँ। मुझे था कि कुछ कोई अकल के को होश के नाखुन लोग लेंगे, मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे सारा, लेकिन ये है कि बहुत ही एक ऐसी कोई ऐसा मुझे सियाना आदमी पूरे सेटअप में नज़र नहीं आ रहा जो उसको सूरत हाल का इदराक हो कि हम क्या कर रहे हैं और किधर जा रहे हैं। ठीक बात है। इमरान खान ना हो, जरदारी ना हो, बिलावल भुट्टो ना हो, शहबाज शरीफ नवाज ना हो, इस मुल्क का भी तो कुछ करना ना भाई। उनको तो आप जेल में डाल दें, फारिग कर दें, फांसी लगा दें, हमला करा दें उन पे, जो मर्जी कर ले उनके साथ। मुल्क ने तो रहना है ना, मुल्क में तो चलना है ना। मुल्क में 24 करोड़ आवाम मौजूद हैं, उनका स्टेक है, उसने तो चलना है ना। कोई तो बंदा हो जो इनको होश के नाखून लेने की सलाह ही दे दे, लेकिन को सुनने वाला भी नहीं है। मजे की बात ये है अभी तक पिछले 2-3 सालों में हमने देखा है रेवोल्यूशंस ना आवाम के अंदर से आती हैं। अभी कीनिया में देखे ना क्या हुआ है, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, आवाम सड़कों पर निकल आई। रेवोल्यूशन का क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ रेवोल्यूशन का। हम वैसे ऑफ द रिकॉर्ड बैठ के एक दिन डिस्कस कर रहे थे, रेवोल्यूशन क्या होगा।
रेवोल्यूशन जो गरीब आदमी है जिसके पास घर नहीं है, रहने की जगह नहीं है, वो जब सड़क पे निकलेगा वो देखेगा, मेरे घर को देखेगा कि ये घर जरा साफ सुथरा सा बना हुआ है, तो ये भी मुझे लूट के खा गया, मेरा कोई कसूर नहीं होगा। वो मेरे घर में घुसेगा, घर को आग लगाएगा, गाड़ियां तोड़ेगा। मैं यही कह रहा हूँ, खदशा जो हमारी सोसाइटी में जो वायलेंस आ चुकी है, जो एक्सट्रीमिज्म आ चुका है, उसके नतीजे में हम एहतजाज नहीं करते, हम इनकलाब नहीं लाते, हम गाड़ियां जलाते हैं, हम लोगों को जलाते हैं, हम घरों को जलाते हैं, हम तबाही और बर्बादी की तरफ एक्सट्रीम पोजीशन पे जाते हैं छोटी छोटी चीजों के ऊपर। तो जब इनकलाब आएगा तो उसमें क्या होगा? वो लोग जिनका कोई कसूर नहीं है, जो उन लोगों के साथ खड़े हैं, जो सफर कर रहे हैं, वो भी रगड़े जाएंगे बीच में। और पता नहीं, फिर अल्लाह बेहतर जाने, को अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, शायद कहीं सेंस प्रिवेल कर जाए। लेकिन फिलहाल नहीं लगता कि किसी को कोई होश है या ख्याल है कि ये मुल्क और इसके 24 करोड़ अवाम भी हैं, सिर्फ 200-400 हुक्मरान तबका नहीं है। राव खालिद साहब, ये तमाम चीज़ें जो IMF ने मुज़ाकरात के अंदर डिस्कस की हैं, हुकूमत पर लागू की हैं, अगर हुकूमत इस पर इम्प्लीमेंट कर ले, क्या वाकई ये हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा IMF का? जो हमारी मुआशी सूरत हाल है उसमें तो मुझे लगता है कि हम मांगे ना मांगे, IMF ने अगली दफ़ा देने से इनकार कर देने पैसे। अच्छा। इसलिए इसको आखिरी प्रोग्राम हर दो सूरतों में समझा जाए। ठीक है। अगर हम कामयाब हो जाते हैं माशी सूरत हाल बेहतर करने में, फिर भी आखिरी प्रोग्राम होगा। अगर नहीं होते तो IMF हमें पैसे नहीं देने लगा। हाँ बिल्कुल, हर दो सूरतों में। तो वो मुझे वज़ीर आज़म साहब की ये बात समझ आती है कि ये आखिरी प्रोग्राम होगा। और जिस वसूख से वो कहते हैं तो उनके ज़हन में भी शायद हर दो सूरतें मौजूद हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छी सूरत मौजूद हो, बुरी सूरत मौजूद ना हो, और उसी पहलू से देख के उसको कर रहा हूँ। एक तो ये है कि आउटसेट में मैं कह दूं कि इस प्रोग्राम से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। $7 अरब और हम ले लेंगे, जो फ़र्क पड़ेगा तो हमारे कर्ज के हुजम में पड़ेगा, वो और बढ़ जाएगा। क्योंकि जो आपने मेंशन की हैं चीज़ें, उसको जब हम देखते हैं तो वो अपहिल टास्क है। मेरा नहीं ख्याल हम 70 सालों में अगर ये सारे कुछ नहीं कर सके तो 3 सालों का ये 37 मंथ का जो प्रोग्राम है, तो उसमें हम ये एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी इसमें कितना कुछ कर लेंगे। जहाँ तक मुझे नहीं लगता कि हम जो है ना वो कर पाएंगे। अभी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे फंसे पड़े हैं, तो माइक्रो लेवल पे ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो होता है तो वो कब तक जाके होगा पता नहीं, आई डोंट नो कब तक वो जाके उसको ठीक हम कर पाएंगे। मसला ये है कि बुनियादी टैरिफ में आज ही ऐलान हो गया, 7 रुपये 12 पैसे इजाफा कर दिए गए इलेक्ट्रिसिटी के। और IMF की शर्त क्या है? आप मुनाफकत देखें ज़रा उनकी IMF की। 2 पॉइंट पर्टिकुलरली मैं आपको उसमें पॉइंट आउट करता हूँ। एक तो वो कहते हैं उसी रिपोर्ट में जो उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है कि पाकिस्तान के जो तरक्याती और बाहमी जो दोस्त हैं, मुल्क हैं, उनकी मदद बहुत ज़रूरी है। अच्छा। और उसके साथ ही चीन के हवाले से वो हमें डंडा लेके बैठे होते हैं, हमें बताएं चीन से लोन कैसे ले रहे हैं, हमें बताएं चीन से क्या मामला तय हुए हैं आपके, उन पैसों का आप क्या करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ बातों की हद तक तो ये कह रहे हैं, लेकिन अमली तौर पे वो चाहते हैं कि हमें चीन पैसे ना दे या चीन हमारी को माली मदद माशी तौर पे ना करे। दूसरी उनकी मुनाफकत ये है कि पावर सेक्टर की आपने वायबिलिटी की उन्होंने बात की है, उसमें उन्होंने जो आपने बात की कि जो एक्सपेंशन ऑफ जनरेशन बंद करें, ठीक है जी, और साथ दूसरी मुनाफकत कास्ट रिड्यूसिंग रिफॉर्म्स लाएं। अब उधर से आप डंडा सर पे रखा हुआ उनके, मारे जा रहे हैं कि ये बढ़ाओ, पैसे बढ़ाओ, बढ़वा भी लिए हैं आपने गैस की, एनर्जी की प्राइसेस, और साथ आप कह रहे हैं जी उसके रिड्यूस करने के रिफॉर्म्स करें। क्या रिफॉर्म्स होंगी? आपका सर्कुलर डेट खत्म नहीं होगा, आपकी एफिशिएंसी नहीं आएगी सिस्टम में पूरे में, तो वो 3 सालों में तो नहीं आने लगी जिस किस्म के मामलात हैं हमारे। सही बात है। तो वो किस तरह से आप ठीक करेंगे और उनको इम्प्लीमेंट करना। बात यह कि हम ये सियासी मामलात की तरफ जा रहे हैं, जो एक मुआशी मामलात हैं उसको सेट करने की कोशिश नहीं कर रहे। अभी पेट्रोलियम डीलर्स के ऊपर लगा, उन्होंने शोर डाला, उनके साथ आपने बैठ कर नेगोशिएट कर लिया। उसके बाद फ्लोर मिल्स वाले आ गए, उनके साथ आपने नेगोशिएट कर लिया। जिन सेक्टर्स में टैक्स लगाना है उस तरफ आप जा ही नहीं रहे। एग्रीकल्चर के जैसे हम बात करते हैं, हम रियल एस्टेट की जो ओवरऑल उसका है जो वॉल्यूम है जो जिस तरह का होता है उसकी तरफ आप जा नहीं रहे। जो टैक्स नेट से बाहर है, ताजर हैं छोटे, उनकी तरफ आप उस तरह से जा नहीं रहे। बैठ के रोज़ FBR में तकरीरें कर लेते हैं आप, और उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आपका जो है कोई 1-2% प्रोग्रेस है, आपकी प्रोग्रेस ही नहीं हो पा रही।
एक तरफ आप कहते हैं जी बिल्कुल किसी को बाहर नहीं रहने देना, साथ ही आप चेयरमैन FBI को कह रहे हैं किसी के साथ ज्यादती ना हो, आपने किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी। तो आप ज़बरदस्ती नहीं करेंगे तो कौन आएगा भाई? आप ज़बरदस्ती भी करके देखिए, आपने वो फिर भी नहीं आते, तो किस तरह से आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे?